Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 3, Block 3, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. I have already made one first part. This is second part, and you will be getting third part as well. And the videos connected with this unit, you will get their link in the description section. So kindly check the description section. Let us start with today's topic. आज का टॉपिक है साइकोडायनामिक कपल्स थेरेपी एंड ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच. तो कैसे साइकोडायनामिक कपल्स थेरेपी की जब हम बात करते हैं, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट रिलेशंस अप्रोच क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो स्टार्ट में अगर हम समझे तो ऑब्जेक्ट रिलेशंस कपल्स थेरेपी जो होती है ये साइको एनालिटिकली बेस्ड मेथड है. यानी हम बेसिकली साइकी को जानने की कोशिश करते हैं पार्टनर्स की. सो इसमें हम जो मेन चीज़ है जो हम इसमें नोटिस करते हैं वो ये कि पास्ट का इंटीग्रेशन प्रेजेंट से होता है. यानी पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट में लाई जाती हैं. दैट इज़ वाई वो इम्पैक्ट करता है रिलेशनशिप में. सिमिलरली अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं और कॉन्शियस माइंड, इन दोनों के बीच में कैसे इंटरमिंगलिंग होती है और कैसे प्रेजेंट इम्पैक्ट होता है उसको हम समझेंगे. एंड देन इंट्रासाइकिक विद द इंटरपर्सनल, कैसे जो अंदर साइकी में है इंसान के दिमाग में जो भी चीज़ें चली हुई हैं या उसने जिस तरह से सिचुएशंस परसीव की हैं आज तक, उसकी जो पर्सनैलिटी जिस तरह से बन गई है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी आज की डेट में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, वो भी हम इसमें समझते हैं और सीखते हैं. सो ऑब्जेक्ट रिलेशंस जो अप्रोच है ये कपल्स को हेल्प करती है जानने के लिए कि उनका पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस था वो अब कैसे उनकी एज अ कपल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, कैसे उनके बीच में जो पॉसिबिलिटीज़ थी इंटीमेट रिलेशनशिप्स की वो कम करता जा रहा है. उनका अनकॉन्शियस जो भी प्रोसेसेस हैं किसी एक पार्टनर के भी या दोनों दोनों ही पार्टनर के अपने अपने जो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट और डिसअपॉइंटमेंट्स को प्रमोट करती है, किस तरह से इनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ देयर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस. और जब हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो पार्टनर्स को हम हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने खुद के परसेप्शंस की जिम्मेदारी लें, कि वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, उनके फियर्स क्या हैं, उनके मोटिवेशंस क्या हैं, उसको वो समझना शुरू करें. और कैसे उनके जो मैरिड लाइफ है या एज अ कपल रिलेशनशिप में वो है, किस तरह से उनकी ये प्रीवियस चीज़ें, मोटिवेशंस, फियर्स एंड परसेप्शंस इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या अच्छा नहीं होने दे रहा है, वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं कपल को. जो इस थेरेपी में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. कभी अगर आपने कपल थेरेपी की है या आप आगे करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, अब मुझे टाइम हो गया काम करते करते, तो मैं ये नोटिस करती हूँ कि जब कपल सेशंस होते हैं ना तो पार्टनर्स अपने अंदर नहीं झांक के देखते कि उनमें क्या इशू हो रहा है, वो सामने वाले पार्टनर को पॉइंट आउट करते हैं हर चीज़ पे. सो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन होना, कि वो एक पार्टनर दूसरे को देखेगा और वो मिक्स्ड वे में नई चीज़ें देखेगा. वो एक ही दूसरे वाले पार्टनर पे ही सारा ब्लेम डालने की कोशिश करता है, जो हुआ इसकी वजह से हुआ, इसने किया, इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा किया. तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. और रियल लाइफ में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस में जाओगे तभी आप ये नोटिस करोगे. आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, बहुत सारे आसपास के लोगों में भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये होता है. पेरेंट्स में भी नोटिस कर सकते हो. सो उसके लिए आपको किसी प्रैक्टिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हो जाएंगे. सो ये आप नोटिस कर सकते हैं. क्लिनिकल इलिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस, कॉन्फ्लिक्ट एज अ सेफ हेवन, ये इन्होंने एक स्टोरी बताई है जो अनीता एंड विक्रम की है. आई विल सजेस्ट यू टू रीड थ्रू, क्योंकि मैं बहुत ओवरव्यू ही बताने वाली हूँ इसमें. तो अनीता एंड विक्रम के बीच में ये एज अ कपल रहते हैं एंड अनीता एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो अच्छी नौकरी पे जाएं सो दैट ज़्यादा पैसा कमा के लाएं और लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो. और वहाँ पे दूसरी साइड विक्रम जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर को अच्छे से रखे, बच्चों की अच्छे से केयर करे. दोनों ही एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड है जिसकी वजह से इनकी सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्टेड है. और ये एक दूसरे के साथ कभी ज़्यादा डीपन रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं. एंड कभी भी जब भी कोशिश करते हैं तो इनके अंदर
जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी तूफान चल रहा है या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं। सो जब ये थेरेपिस्ट के पास आते हैं तो ये नोटिस करते हैं, ये बताते हैं अपने बारे में, और ये भी पता चलता है कि जब भी ये एक दूसरे से इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ थे उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो इनको आगे रिश्ते में बढ़ने नहीं देता, और ये कंप्लेनेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। सो ऑब्जेक्ट रिलेशंस कपल थेरेपिस्ट जो है, जब ये इस सिचुएशन को देखेगा तो वो प्रेजेंट सिचुएशन पे वर्क नहीं करेगा, वो कहाँ पे वर्क करेगा, वो अनकॉन्शियस फैक्टर्स पे वर्क करेगा जिसकी वजह से इनके रिश्ते अब जाके खराब हो रहे हैं। सो जो मैरिज और इंटीमेट कपल रिलेशनशिप्स होती हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इशू हैं जिस पे वर्क, अनरिजॉल्व्ड का मतलब ही यही है कि उसको रिजॉल्व नहीं किया गया। तो ऐसे इश्यूज हैं जिनको कभी इन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। बोन्स ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब होता है पिछड़े गड़े गड़े हुए मुर्दे, मतलब कि जो पहले कुछ भी जो सफरिंग्स थी उसको वापस ब्रिंगिंग बैक करना। मतलब अगर जैसे कोई दो हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई हो रही है, दोनों पार्टनर में लड़ाई हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप देखोगे कि दोनों में से दोनों ही जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना पीछे का पास्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या पीछे की जो सफरिंग होती है, पास्ट सफरिंग्स, उनको डिग करते हैं एंड उस चीज़ को लेके बाहर आके एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, तुमने 10 साल पहले भी यही किया था, अब भी तुम यही कर रहे हो, इस तरह के डायलॉग चलते हैं इनके। सो ये बोन्स ऑफ कॉन्टेंशन कहते हैं इसको। सो बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व होते हैं, जो ज़्यादातर कपल्स जो इंटीमेट रिलेशनशिप या मैरिड कपल्स होते हैं वो वो ये वाली चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट होती है, ये आप नोटिस करेंगे। एंड वो इसको मैनेज करने के बजाय या इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय या एक्सेप्ट करने के कि हाँ ठीक है ये चीज़ें ऐसी हैं, एग्री टू डिसएग्री वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको वैसा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं है, हम कुछ ठीक नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी ख़राब कर चुके हो आप उसको हम ठीक नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि यू नीड टू एग्री टू डिसएग्री। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको एक इक्वल सेम पेज पे आना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू अ रिलेशनशिप। कोई जादू हो के सब कुछ वॉश आउट नहीं हो जाएगा, मेमोरीज मेमोरीज होती हैं। सो वो चीज़ें इनको समझनी पड़ेंगी। तो ये जो बोन्स करके वर्ड आ रहा है, यानी कि ये प्रीवियस जो ट्रॉमाज है, प्रीवियस इश्यूज हैं उनके लिए ये बोला गया है। ये जब एट प्रेजेंट भी अगर कपल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, तो ये अचानक से रीएक्टिवेट हो जाते हैं, जो पूरी चीज़ें पास्ट की होती हैं, पास्ट की जो सफरिंग होती है, शिकायतें होती हैं, वो सामने आ जाती हैं नज़रों के। सो पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अनीता के केस में भी अगर आप पढ़ेंगे इसको तो उसमें भी देखा गया है कि जब ये इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं दोनों, तो अनीता को दिमाग में ये बात आती है कि कहीं मेरा हस्बैंड ये तो नहीं सोच रहा है कि मैं इसके साथ इंटीमेट हो रही हूँ, इसका मतलब मैंने पुरानी चीज़ें सारी माफ़ कर दी, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, ऐसा तो नहीं सोच रहा। सेम वहाँ पे विक्रम भी इसी तरह की सोच रखता है कि क्या ये क्या सोचेगी कि मैं इस चीज़ के लिए वो हूँ, डेस्परेट हूँ या क्या, ऐसा करके। तो दोनों में कुछ ना कुछ दिमाग में सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, दैट इज़ वाई वो फिर वो आगे इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं एंड एक दूसरे से डिस्टेंस कर लेते हैं। सो मेंटली भी एज वेल एज फिजिकली भी। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत बार होता है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि क्या ट्रिगर्स हैं उस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के, करंट कॉन्फ्लिक्ट के क्या ट्रिगर्स हैं, एंड पुराने जो सफरिंग्स है उसको दोबारा लेके ना आया जाए। एंड हम फिर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स में पैदा करना करेंगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें, एक तो ट्रिगर क्या है, दूसरा उनके प्रीवियस जो चीज़ें हैं वो किस तरह से अभी के करंट इशू को मल्टीप्लाई कर रही हैं इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग। सो इस तरह से हम इनको हेल्प कर सकते हैं। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन जैसे नेम में दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रोजेक्टिव, दूसरा आ रहा है आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्टिव होता है जब कोई पर्सन अपनी खुद के डिज़ायर्स या अपने लाइफ अब खुद जो वो कर रहे हैं वो दूसरे पे इम्पोज करने लगते हैं या दूसरे पर ब्लेम लगाने लगते हैं उस चीज़ का। सपोज एक पर्सन जो इनफिडेलिटी कर रहा है वो खुद कर रहा होगा लेकिन अपने पार्टनर पे शक करेगा, ब्लेम करेगा, डाउट करता रहेगा कि क्या ये इनफिडेलिटी तो नहीं कर रहा है करके। सो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टिव एक टर्म आया एंड आइडेंटिफिकेशन मीन्स जो आप खुद डिज़ायर करते हो खुद के लिए वो आप दूसरे पर
डालने लग जाते हो, दूसरे पे इम्प्लीमेंट करने लग जाते हो। सपोज़ आपका डिज़ायर है कि आपको कोई बहुत सारा डेडिकेटेडली लव करे। सो वो जब आपकी खुद के में नहीं हो पाता है, आपकी लाइफ में खुद में नहीं होता, तो आप जिस पर्सन के साथ ये लव रिलेशनशिप में जाते हो, उस पर्सन को वो सारी चीज़ देते हो जो आप खुद के साथ चाहते हो, और आप उस इंसान को भी उसी तरीके से देखने लग जाते हो जैसा आप सोचते हो कि लाइफ में आपके खुद के साथ ऐसी चीज़ें हों। सो आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस उस पार्टनर से करने लगते हो, और उसमें वो सारी इमेज को देखना शुरू कर देते हो जो आप एक्चुअली अपने अंदर चाहते हो, आपके खुद के अंदर भी, और आप अपने होने वाले पार्टनर के अंदर भी चाहते हो, जिस तरह की इमेज चाहते हो, चाहे वो सामने वाला है वैसा या नहीं है, लेकिन आप उसको करने लग जाते हो। तो ये बेसिकली एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और जनरली जब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है, यानी रिलेशनशिप में जब पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, तब हम ये चीज़ें देखते हैं कि पार्टनर्स कपल रिलेशनशिप में एक दूसरे पर कुछ ना कुछ ब्लेमबाजी करने लग जाते हैं। तो ये जो मेंटल मैकेनिज्म है, इसको ही हम प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सो ये मेलेन क्लेन ने बताया था सबसे पहले प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जिसमें इन्होंने बोला था कि हम अपने आप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेल्फ एंड नॉट मी, एंड नॉट मी बाउंड्री आप कह सकते हो। सेल्फ एंड प्री ऑब्जेक्ट। सेल्फ को अगर सेल्फ ऑब्जेक्ट कहेंगे या मी वाला पार्ट कहेंगे, सो एक होता है नॉट मी। तो मतलब आप खुद ही के ही अंदर, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप दो सेक्शंस में अपने आप को डिवाइड कर लेते हो, एक मी एंड दूसरा नॉट मी। सो इस तरह से, जब भी जो चीज़ आपको अपने अंदर नहीं चाहिए लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, तो वो आप दूसरे आउटर वर्ल्ड में उस चीज़ को डालना शुरू कर देते हो। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन बेसिकली। सो ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। सिगमंड फ्रॉयड ने भी इस वो एक वर्ड का जिक्र किया था, फॉल्सिफिकेशन ऑफ जजमेंट, जिसको इन्होंने आइडेंटिफिकेशन के टर्म से भी बताया है। सो इसमें जैसे इसमें इन्होंने एक एग्जांपल लव्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, कि कैसे कोई इंसान अपने जिस पर्सन से उनका लव रिलेशनशिप होता है, उसमें उसको आइडियलाइज करने लगता है, जिसको हेड ओवर हील्स इन लव कहते हैं। वो मतलब जियो जी जान से किसी किसी पे फिदा हो जाना, वो वाला चीज़। तो ये जो टेंडेंसी होती है, इसमें क्या होता है, इंसान ना आइडियलाइज करने लगता है उस पर्सन को। उसमें वो उसको उस तरह से ट्रीट करने लगता है जिससे उसकी खुद की ईगो सेटिस्फाई होती है। इसको नार्सिसिस्टिक लिबिडो भी कहते हैं। नार्सिसिस्टिक लिबिडो का मतलब होता है सेल्फ लव बेसिकली। इसमें इंसान जो खुद के साथ प्यार करता है जिस लेवल का, उस लेवल का लव वो अपने पार्टनर को देना शुरू कर देता है, एंड उसमें सब कुछ लुटाना शुरू कर देता है। तो प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन जो है, ये यूनिवर्सल वे है, हम किस तरह से दूसरों को परसीव करते हैं और समझते हैं। तो ये हर एक इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी होगा। क्या होता है, जब भी हम किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं, तो हम उससे इंटरेक्ट करते हुए उसका जो हमारा जो बिहेवियर होता है उसकी तरफ, वो अकॉर्डिंग टू द मेंटल इमेज ऑफ दैट पर्सन होता है। यानी कि उस पर्सन की आपने जो मेंटल इमेज बनाई है, सपोज आप किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना, उसकी पिक्चर्स देख के या उसकी पूरी प्रोफाइल देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। आप उसकी एक इमेज बना लेते हैं अपने अंदर। अब आप उसको आइडियलाइज करने लगते हैं उस इमेज से, कि ये तो अच्छा ही है क्योंकि इसके बारे में मैंने सब कुछ अच्छा देखा है। लेकिन क्या उसका नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है, उस इंसान में कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, राइट। लेकिन जब आप उस इंसान को एक मेंटल इमेज के में तोलना शुरू कर देते हो, आपका बिहेवियर भी उस इंसान के प्रति वैसे ही हो जाता है। और जो आपका बिहेवियर होता है, वो उस पर्सन को अफेक्ट भी करता है। और कभी कभी और जनरली आप यही करते हैं कि अपने जो खुद के दिमाग में उसकी जो इमेज होती है उसके हिसाब से उसको बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसकी जो आपकी मेंटल इमेज बनी है उस इंसान के लिए, वो एक्चुअली वो इंसान वैसा ही है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इन्होंने कई बारी तरह तरह से यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो मेंटल एपरेटस जो होता है हमारा, उसकी उसमें प्रोसेस करके हम जो भी हमें स्टिमुलस उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मिलता है, उसको हम यूज़ करके पूरा प्रोसेस करके अपने मेंटल एपरेटस से एक मेंटल इमेज तैयार कर लेते हैं। क्या होता है,
जो दूसरा पर्सन है वो हो सकता है ट्रूली वैसा ना हो जैसा आपने उस इंसान की इमेज बनाई है। और ये रिलेशनशिप्स में अक्सर देखा जाता है। रिलेशनशिप में पार्टनर्स पहले एक दूसरे को आइडियलाइज करते हैं, बहुत खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड जब वो नज़दीक से उस इंसान को जानना शुरू कर देते हैं एंड उनकी मेंटल इमेज से जब वो कोइंसाइड नहीं करता है एक्चुअली वो पर्सन, तो वो कहने लगते हैं कि शादी से पहले तो हम बहुत खुश थे, हमारे बीच में बहुत सब कुछ अच्छा था, एंड अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। सो ये बदल क्यों गई हैं? ये बदल नहीं गई हैं, एक्चुअली आपने जो इमेज बनाई थी वो आपकी डिस्टॉर्टेड इमेज थी, जो आपने उस पर्सन के बारे में ओवरऑल उसको समझने की कोशिश नहीं की। सो ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में इस वजह से आना शुरू हो जाते हैं। सो इसमें इन्होंने यही बताया है कि जब आपकी जो मेंटल इमेज आपने उस पर्सन के बारे में बनाई होती है, जब वो उसके साथ बिल्कुल टैली नहीं करती है, तो फिर वो आप डिसअपॉइंट फील करते हो, आप में एग्रेशन आने लगता है, आप किसी तरह से अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हो। और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो हमारे इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एक कारण ये भी होता है कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में, सो हमारी जो एंग्जाइटीज़ है ना, उनको उनको अगर सही से नहीं क्लियर किया जाता और उसको सप्रेस किया जाता है, तो हम उसको दूसरे तरीक़ों से हमारे ऊपर अगर एक्सप्रेस किया जाता है, सपोज़ हमें दबा दिया जाए हमारी एंग्जाइटीज़ को एग्रेशन से या किसी और वजह से, तो फिर वो कहीं न कहीं हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में आके बैठ जाती है, अनकॉन्शियस में आके बैठ जाती है। और हमारा जो अनकॉन्शियस रिकॉग्निशन होता है वो फिर बाकी अदर जो वर्ल्ड में लोग हैं उनके ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। तो प्रोजेक्शन है आइडेंटिफिकेशन, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आइडेंटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें, इसमें नेगेटिविटी भी आती है, मतलब आपका नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों कवर होता है। प्रोजेक्शन का होता है कि दूसरे इंसान के ऊपर आप डाल देते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब जो आपके अंदर है वही आप दूसरे से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो मुझे जो चीज़ पसंद है वो इसके अंदर है करके, सो आप उससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। सो हमारी जो पिक्चर है, हमारे मेंटल इमेज जो किसी पर्सन की होती है और रियलिस्टिक जो पिक्चर होती है दूसरे पर्सन की, वो जब एक एक लेवल पे लाई नहीं करती है, तो फिर उस इंसान की जो इमेज है हमारे सामने वो टेंटेड हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और फिर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं। एम्पैथी की बात करें तो एम्पैथी भी एक तरह का प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ही माना जाएगा, जिसमें जो इंसान है वो क्या करता है कि दूसरे इंसान के बारे में अच्छा अच्छा सोचता है। सो उसके अंदर जो दूसरे को जानने की क्यूरियोसिटी और ओपननेस है, वो उसको एक्टिवेट कर लेता है। तो जैसे आप किसी से मिलते हो, सो आप उसको जानना चाहते हो, है ना? तो आप एम्पैथेटिक हो जाते हो, जो भी वो कह रहा है आप उसको सुनते हो, आप क्यूरियस होते हो, आप ओपन होते हो उसके बारे में जानने के लिए। तो ये जो विलिंगनेस है, ये तब ऑल्टर हो जाती है जब आपको सामने वाले के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पता चलती है जो सामने वाला आपको खुद बताता है ओपन होके। सो इस डिफेंसिव प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन जो है, इसका हॉलमार्क कहा जाए, अगर हॉलमार्क मतलब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो वो ये होता है कि इवन आफ्टर नोइंग अबाउट द अदर पर्सन, आप जिद कर लेते हो, आप इनफ्लेक्सिबल हो जाते हो। वो जो इमेज आपने उससे फर्स्ट इंटरेक्शन में उसके बारे में बनाई थी, जो आपने उसके बारे में सोचा था, आप उसको सस्टेन करना चाहते हो, आप उसको चेंज नहीं करना चाहते। तो ये जो सेंस ऑफ सर्टेनिटी होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में, कि आप उसके जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपने जो भी परसीव किया है, आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, आपने उसकी जो फर्स्ट मीटिंग में उसके बारे में जान के इमेज बनाई थी, बाद में चाहे सामने वाले ने बोल के कुछ और भी चीज़ें बोली हों जो उससे बिल्कुल कोरिलेट ना करती हो, लेकिन आप प्रीवियस जो इमेज थी उसी को ही सस्टेन करना चाहते हो। ये डिफेंसिव प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का एक हॉलमार्क होता है कि जानने के बाद भी आप नहीं कर रहे हो, चाहे आपने जो परसीव किया था उससे बहुत अलग है जो सामने वाला आपको बता रहा है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी आप इस तरह के बिहेवियर को देखते हो प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के, जहाँ पे एक इम्पोज्ड ज़बरदस्ती का एक रिलेशनशिप में जो ज़बरदस्ती चलती है, ज़बरदस्ती इन द सेंस आपको मजबूरन वो रिश्ता निभाना पड़ जाता है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सामने वाला जो आपके साथ बिहेव कर रहा है, आप उसको किसी तरह से निभा रहे हैं। सो इस तरह से जो रिसिपिएंट है, जिसके साथ आप उस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं,
अब वो उसी रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए वैसा ही करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको प्यार से देख रहे हैं तो वो क्या महसूस करेगा कि मैं लवेबल हूँ, है ना? अगर आप उसको गुस्सा कर रहे हैं तो वो क्या महसूस करेगा कि आप यू आर नॉट समबडी हु इज़ वांटेड एंड यू आर समबडी हु विल बी रिजेक्टेड, है ना? आप डिसगस्ट फील करोगे। सो सामने वाला जो कहता है आप उसको रेजोनेट करने लग जाते हो। सो ये रिलेशनशिप में जनरली देखा जाता है, स्पेसिफिकली इंटीमेट रिलेशनशिप्स में देखा जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर सामने वाले को लवेबल फील होता है तो वो तो पास में आएगा, है ना? रिश्ते अच्छे बनाएगा। लेकिन अगर सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप उसके पास दोबारा जाके आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप उससे लव भी एक्सपेक्ट करोगे, है ना? आप उससे, आपको हमेशा यही लगेगा कि आई एम समबडी हु इज़ नॉट वांटेड, है ना? डिसगस्टिंग सी फीलिंग आएगी उस इंसान के पास वापस जाने के लिए। तो यही इंटीमेट रिलेशनशिप्स में होता है कि एक बार जब सामने वाला किसी तरह से प्रोजेक्शंस शो करने लगता है, किसी तरह से बिहेवियर आपको शो करने लगता है, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को समझना शुरू कर देते हो। और ये बहुत डिसहार्टनिंग होता है जब ये वायलेंस वाली रिलेशनशिप हो जाती है, अब्यूजिव रिलेशनशिप होती है उसमें। सो क्योंकि बोथ पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के फिल्टर से देख रहे होते हैं, इसलिए पूरी जो रिलेशनशिप होती है वो इसी तरह से चलने लगती है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन को ग्रांट करने लग जाते हैं और इसमें फंस जाते हैं। सामने वाला जिस तरह से बिहेव करता है दूसरा वाला उसी तरह से बिलीव करना शुरू कर देता है। सो पार्टिसिपेंट्स जो क्लोज रिलेशनशिप के हैं वो जब इस तरह के रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो इनको म्यूचुअल प्रोजेक्शंस को अप्रिशिएट करना ही समझदारी होता है, और अपने जो प्रीवियस ट्रॉमास है उनको सप्रेस करके रखना ही एक समझदारी है। क्योंकि एक बार जान ले क्या है, लेकिन फिर भी जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत सारे डिफेंसेस आगे आएंगे एंड देन एक दूसरे पर प्रोजेक्ट करने से रिलेशनशिप खराब होएगी। सो बेटर आइडिया इज़ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ रिलेशनशिप, और ये साइकिल रादर ऐसा ही चलती रहे। ट्रांसफरेंस की अगर बात करें तो ट्रांसफरेंस भी एक तरह का प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है। ट्रांसफरेंस जनरली होता क्या है, जब आपका जो क्लाइंट है वो अपने जितने भी अंदर के थॉट प्रोसेस है, अंदर की फीलिंग्स है किसी और पर्सन के लिए, वो थेरेपिस्ट के ऊपर निकालता है, उसको हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। तो एक जो नॉर्मल पर्सन है वो किस तरह से अपने आप को परसीव करता है और दूसरों को परसीव करता है, और परसीव करने के बाद किस तरह से वो बिहेव करता है खुद के साथ और दूसरों के साथ, वो हैविली इन्फ्लुएंस होता है अपने प्रीवियस जो रिलेशनशिप हैं, पास्ट के जो रिलेशनशिप है, उन उनमें किस तरह का उसका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे। सो कोई भी एक हाईली फ्लूइड रोल जो है किसी हस्बैंड का जो होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें किसी रिलेशनशिप में, तो जो वो क्या करता है अपने पार्टनर पे, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर अ, एक हस्बैंड वाइफ है, कपल है, हस्बैंड जो है उसको उसने बचपन के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो फील करना चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया। अब उसके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में ये चीज़ें दबी हुई है। अब उसको नहीं पता कि ये वो क्यों कर रहा है ऐसा, लेकिन वो अपनी पार्टनर को, अपनी वाइफ को बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसमें अपना बचपन ढूंढ रहा है। होता क्या है कि वो वाइफ जो है, अगर वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगती है जैसा कि हस्बैंड बचपन में करता था या चाहता था कि वो करे, तो रिलेशनशिप स्मूथली चलती रहती है। दोनों को रियलाइज नहीं होता कि ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। लेकिन जब पार्टनर जो वाइफ है वो उस तरह का बिहेव नहीं करती है जैसा हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है वाइफ को करने के लिए, वहाँ क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली जब जैसा एक इमेज, मेंटल इमेज हस्बैंड के अंदर बनी थी और वो वैसा वाइफ की तरफ से नहीं देखते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आना तो ऑब्वियस है। और ये तब ये थेरेपी में आते हैं जब इनको दिखता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्टर्बेंस है रिलेशनशिप में, वैसी नहीं चल रही जैसा चलना चाहिए। सो फिर इनको बताना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इंडिविजुअलिटी का, वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनना शुरू हो जाता है।
सिमिलरली एक और भी ये एक एग्जांपल था जहाँ हस्बैंड जो है वो अपने आप को पेरेंटल फिगर में डाल रहा है और वाइफ को चाइल्ड की फिगर में डाल के बिहेव कर रहा है। सो जब तक कि उनके जो ग्रीफ हैं वो रिजॉल्व नहीं होते हैं, सो तब तक वो इस तरह से करते रहेंगे। सो ये भी एक तरह का प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन है। तो अब आगे अगर हम देखें तो बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो इस तरह की चीज़ को नहीं करते हैं। मतलब ये तो सबसे एक्सट्रीम लेवल की थेरेपी होती है, लेकिन हमें कब करना चाहिए ये वाली थेरेपी वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो हम करते हैं जब हमारे पास कपल्स आते हैं, तो हम उनके ऊपर जो प्रॉब्लम होती है उस पर फोकस करते हैं। तो फोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करते हैं एंड हम उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक को यूज़ करते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि क्या एज अ ऑब्जर्वर कहाँ पे बिहेवियर में प्रॉब्लम है और बिहेवियर पे वर्क किया जा सकता है। तो प्राइमरी फोकस हमारा यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से मैनिफेस्ट हो रहा है एंड कैसे पूरा पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में हम देखते हैं कि कपल थेरेपी वर्क नहीं कर पा रही है और डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार होते जा रहे हैं। तो फिर जो हम जो भी हम और इन थेरेपीज़ में हमने ये भी देखा था कि हम इनकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट सेट करते हैं उनके साथ, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को कंडक्ट करते हैं, फिर पैराडॉक्सिकल इंटरवेंशंस को असाइन करते हैं, जो टेक्निक्स हैं फेयर फाइटिंग टेक्निक्स उनको भी प्रमोट करते हैं एंड कुछ ऐसे ही टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब आते हैं बात कि अगर उनमें फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतनी बुरी तरह से है कि बार बार वो सामने आता है, हर थोड़े दिनों के बाद वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो रहा है, यानी कि एक दूसरे पर वो कुछ रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं और सामने वाला पार्टनर वैसा अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर बिहेव नहीं कर रहा है, और या फिर कर रहा है लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा उसके साथ। तब ये रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इंट्रासाइकिक डिफेंसेस को सर्व करना शुरू कर देते हैं। सो वहाँ पे फिर डिसहार्मनी बनी रहती है कपल्स के बीच में। तब हमें उनको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि उनके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस क्या हैं एंड हाउ दे कैन वर्क अपॉन इट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम अनकवर करें कि उनके पेन का सोर्स कहाँ से आ रहा है। और पार्टनर्स को जब ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनके पेन का सोर्स क्या है, तो रिलेशनशिप को वो अच्छे से कर सकते हैं और एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। दे विल रियलाइज़ कि इसको इंटरनलाइज करना ज़्यादा बेटर है रादर एक्सटर्नलाइज करना। एक्सटर्नलाइज मतलब दूसरे सामने वाले पर डालना, बोझ डाल देना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से। इंटरनलाइज मतलब अपने अंदर रखना और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। तो जब इंसान इंटरनलाइज कर लेता है अपने इश्यूज़ को और समझना शुरू करने लगता है उसको, और बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होता है अपने पार्टनर के लिए, कंपैशनेट होता है, रिस्पेक्ट देता है एंड उसमें फिर स्पाउस को टारगेट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर रेज नहीं शो किया जाएगा। Now, the last topic is clinical illustration and case analysis. Conflict as a defense against fear of loss. So ये जो टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एज अ डिफेंस, मतलब कि लड़ाई झगड़े को ही डिफेंस बना लिया गया है, क्योंकि वो जो डर है ना, डर के लिए डिफेंस हमारे अंदर आता है। सो वो जो डर है वो है फियर ऑफ लॉस। सो इसमें तीन चीज़ें आई हैं, फियर ऑफ लॉस, डिफेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो आपको जो इसको नोटिस करना है वो इसी तरह से करना है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान के, क्योंकि कपल थेरेपी की बात हो रही है, तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लॉस का खतरा है, इसीलिए उसने जो डिफेंस बनाया है वो कॉन्फ्लिक्ट बनाया है, सो दैट अपने जो डर है उसको सप्रेस कर सके, कंप्लेनेंट बन जाए। सो इसमें जो स्टोरी है वो आनंद की है और जया की है। तो ये जो जया है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जया पहले थेरेपिस्ट से बोलती है सेशन को थोड़ा और जल्दी करने के लिए, और जब सेशन जल्दी करने के लिए मना करता है थेरेपिस्ट, तो थेरेपिस्ट के ऊपर टॉन्ट करके बोलती है कि क्या तुम्हारे कोई भी पेशेंट बेटर होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग थेरेपी में बहुत पहले से थे एंड थेरेपी के बाद वो ठीक होने लगे थे, लेकिन फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा वापस आ जाते हैं। सो इस वजह से वो थेरेपिस्ट को इस तरह से पॉइंट आउट करती है और अननेसेसरी चीज़ों पे दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जया और आनंद के बीच में। एक इंसिडेंट इन्होंने इनकी बेटी के गिरने का बताया है, जिसमें खुद जो
जया है वो फ़ोन पे अपने बेटे से बात कर रही होती है और वो फ़ोन को हस्बैंड को पकड़ाती है जब देखती है कि बेटी गिर गई है एंड एंग्शियस होकर अंदर चली जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने हस्बैंड को ही डांट मारती है और कहती है कि क्या तुम फ़ोन पे लगे हुए हो और फालतू की बातें कर रहे हो, यहाँ ज़रूरत है तुम्हारी करके। एंड कई बारी इस ये वर्क से रिलेटेड चीज़ों पे भी उसको आनंद को पॉइंट आउट करती है, उसकी हेल्थ के ऊपर भी पॉइंट आउट करती है और इन दोनों के झगड़े इस तरह से बढ़ते जाते हैं। सो जो इसकी टॉन्टिंग होती है जया की, वो बेसिकली जब थेरेपी में जाती है तो थेरेपिस्ट को पता लगता है इंटरेक्शन से कि ये जो इंसिडेंट्स इन दोनों के बीच में हो रहे हैं और जो निग्लिजेंस आनंद अपनी हेल्थ को लेकर करता है, उसका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आनंद ड्रिंकिंग पे कंट्रोल नहीं करता, अपनी हेल्थ को बहुत निग्लेक्टफुल रखता है। एंड देन जो जया है इनकी वाइफ, वो कई बार ऑफ़र करती है कि मैं अच्छा खाना बना के दूंगी और हेल्दी खाना बनाऊंगी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, निग्लेक्टफुल हो, इनकम अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे वो इस तरह से हस्बैंड को टॉन्ट मारती है। और फिर थेरेपी में जब क्लिनिशियन इनसे पूछती है तो क्लिनिशियन को ये एक्सप्रेस करती है कि इनको डर है अपने हस्बैंड के खोने का इन द सेंस एक्सपायर होने का, और इसीलिए ये इस तरह से बार बार डर के मारे उनको कमेंट्री करती रहती हैं कि तुम तो कभी मेरे साथ थे ही नहीं, तुमने कभी हमेशा से मुझसे इस तरह से ही बात करते आ रहे हो, हमेशा से तुम इसी तरह से लड़ते आ रहे हो। तो पुरानी चीज़ें उखाड़ के बातें करना शुरू कर देती हैं। सो इस थेरेपी को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ है स्टोरी, और इसमें प्रोजेक्शंस बताए हैं कि कैसे एक दूसरे पे आप अपने डर को रिफ्लेक्ट करते हो, अपने पार्टनर के ऊपर शो करते हो। जो आपके अंदर खुद है वो आप दूसरे को करना शुरू कर देते हो। तो ये देखने के लिए मिल रहा है, एक्सटर्नलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है इस स्टोरी में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑब्जेक्ट रिलेशंस कपल्स थेरेपी की होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर वो ये होता है कि इनका जो मेटाफोरिक वे में ये बात करते हैं, इनडायरेक्टली दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल के बात करते हैं, सिंबॉलिक वे में जो बात करते हैं उस कंटेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा जब भी आप ये थेरेपी में जाते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशंस कपल्स थेरेपी में। हमारा प्राइमरी गोल यही होता है कि हम इन पार्टनर का जो भी प्रोजेक्शंस हैं उसको री इंटरनलाइज करें। जो इंटरपर्सनल स्पेयर में ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्डन कर रहे हैं अपने टॉन्टिंग से और एक दूसरे पे को शिकायत कर रहे हैं, उसको आपको नोटिस करना होगा कि ये क्यों हो रहा है, उनके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, कौन से फियर्स हैं। एंड जब वंस वो रियलाइज़ हो जाए तो उसको इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंटरनलाइज करेंगे तो जो उनका जो एंगर निकलता है दूसरे पार्टनर पे, वो वहाँ ना निकल के वो सैडनेस को इंटरनलाइज कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे अपने पार्टनर के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो इसमें फिर इन्होंने यही बताया है कि धीरे धीरे जब सेशंस चलते गए सक्सेसफुली, फिर इनको समझ में आने लगा कि हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग देयर फियर्स ऑन द अदर पार्टनर। जो भी उनके थॉट प्रोसेस था उसको कैसे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे पार्टनर को कंप्लेन करके, और उस वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, जिसको हम आसानी से ये लोग सुलझा सकते थे इश्यूज़ को बच्चे के गिरने से। नेचुरल चीज़ है, बच्चा आम तौर पे कभी गिर ही जाता है, शैतानियाँ करता है, मस्ती करता है, उसमें किसी पार्टनर की गलती नहीं होती है। तो लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उसको लेकर भी बैठ जाते हो, आप उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हो अपने एंगर को किसी ना किसी तरह से। सो आपको वो पकड़ना पड़ेगा कि अंदर की चीज़ क्या है, अंदर क्या चल रहा है, किस चीज़ का फ़ियर है। जैसे यहाँ पे जो जया है उसको फ़ियर था हस्बैंड के खो जाने का एंड मतलब एक्सपायर हो जाने का, क्योंकि वो हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी उनको और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं थे। और उसके बाद उनको इस बात का भी डर था जया को कि अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वो अपनी बेटी के साथ 6 महीने भी इस घर में सरवाइव नहीं कर पाएंगी जिस घर को वो रिकंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में है। सो ये कुछ डर की वजह से वो हमेशा शिकायत के मोड में रहती थी और हस्बैंड से कॉन्फ्लिक्ट करती रहती थी। सो इस तरह से इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली जो हम एड्रेस कर सकते हैं सेशंस में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, तो एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोज़ को बाकी स्टूडेंट्स के साथ। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।